हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज हम लोग का बेसिक मैथ का पार्ट 9 होने वाला है दोस्तों। और पार्ट 9 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं पता है आप लोग को? नहीं, मैं बताता हूं आप लोग को। पार्ट 9 में आप लोग सीखने वाले हैं एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड प्रश्न को किस प्रकार आप हल कर सकते हो। मतलब जिस बच्चे को क्षेत्रफल निकालना नहीं आता, आयतन निकालना नहीं आता, वह बच्चे के लिए यह वीडियो बिल्कुल खास होने वाला है। और इसके साथ साथ दो खास और भी टॉपिक है दोस्तों। और ये पता है आप लोग को? नहीं, फिर मैं बता रहा हूं आप लोग को। ये दो टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला है लॉस एंड प्रॉफिट और दूसरा है टाइम एंड वर्क। यानी जिस बच्चे को लॉस एंड प्रॉफिट में दिक्कत है, टाइम एंड वर्क में दिक्कत है, उस बच्चे को भी आज आप लोगों के लिए मैं यह लॉस एंड प्रॉफिट और साथ ही साथ टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रश्न भी आप लोग को कराऊंगा। तो जो बच्चे बिल्कुल कंफ्यूजन है, 8 वीडियो आप एकदम शुरू से लास्ट तक देख लीजिए दोस्तों। आज हम लोग का 9th है और इसके अगले वीडियो में आप लोग से मैं विदा लूंगा और यह हमारा पूरा बेसिक मैथ कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक लाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों? तो आज हम लोग का सबसे पहले हम लोग एरिया से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब समझना है आप लोग को क्षेत्रफल। अब बताओ कि आप क्षेत्रफल जब बोलते हो आपके दिमाग में क्या चलता है? क्षेत्रफल मतलब क्या? व्हाट इज एरिया? एरिया किसे कहेंगे आप लोग? अब समझो, एरिया आप किसको कहेंगे? ठीक है, आपको एरिया और आयतन में हमेशा कंफ्यूजन होता है। मतलब क्षेत्रफल कहां होगा, एरिया कहां होगा। अब आपको मैं बताता हूं बेसिक से। क्षेत्रफल बच्चे कि आप कोई भी वस्तु ले लो। जैसे मैं एक वस्तु आपको लेके बताता हूं, जैसे ये मार्कर है। ठीक है, इसका हम लोग को अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हो? इसको हम लोग जहां जहां रंग कर सकते हैं। मतलब रंग करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसको जहां जहां हम लोग पेंट कर सकते हैं वो हमारा क्षेत्रफल होता है। समझ में आया कि जहां जहां हम इसको क्या कर सकते हैं? रंग कर सकते हैं, कलई कर सकते हैं, रंजित कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, वहां पे आप लोग का क्या होगा? एरिया होगा। जैसे आप लोग को बोर्ड दिख रहा होगा, ये व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड को हम लोग कहां कहां पेंट कर सकते हैं दोस्तों? तो इधर से बरस लाएंगे, वैसे करके चलाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो जहां जहां हम लोग क्या कर सकते हैं? बरस चला सकते हैं दोस्तों, वही हम लोग का क्षेत्रफल होगा। क्या समझ में आया? मुझे देख लो आप। अब हमको जहां जहां रंग सकते हो, रंगना मत, लेकिन जहां जहां रंग सकते हो तो वहां पे हमारा क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल का मतलब होता है दोस्तों कि अगर कोई भी वस्तु हो उसको आप जिधर पेंट कर सकते हो वो आपका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, जैसे कोई बोतल ले लो, बोतल के बाहरी साइड में आप क्या कर सकते हो? कलई कर सकते हो, रस्तित कर सकते हो, तो वो उसका क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। समझ में आ गया? तो एरिया आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं। जहां पर भी आप बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हो दोस्तों, वो रूम को देखो। रूम के अंदर नहीं जाओ, बाहर जाओ, दीवालों को क्या करो? पेंट करो। अब बताओ, आप हवा में बरस तो नहीं चला सकते हो, तो वो एरिया थोड़ी होगा। सोचने वाली बात है। हम लोग पेंट कहां कर सकते हैं? तो दीवार को पेंट कर सकते हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा। यानी जहां आप पेंट कर सकते हो, रस्तित कर सकते हो जिस भाग को, वो आपका एरिया कहलाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं आप लोग को? अभी कंफ्यूजन और होगा दोस्तों, मैं आपके पूरे कंफ्यूजन को हल कर दूंगा। देखिए क्या है, सबसे पहला बात हम लोग तीन टॉपिक के बारे में जानेंगे। और 3 टॉपिक हमारा पहला आयत, रेक्टेंगल जिसको आप लोग जानते हो। दूसरा हमरा होगा कौची? अरे हमरा होगा मतलब भोजपुरी निकल गया, अरे वाह। वर्ग को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर। क्या बोलेंगे दोस्तों? स्क्वायर। और तीसरा हो गया वृत्त। वृत्त को हम लोग बोलेंगे सर्कल। क्या बोलेंगे? सर्कल। अब ये 3 जो टॉपिक है, पहला आयत, दूसरा हमारा वर्ग और तीसरा हमारा वृत्त, ये तीनों टॉपिक से जो संबंधित प्रश्न होंगे मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग आयत के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज रेक्टेंगल? आयत क्या है? तो आप लोग एकदम रटे हुए होंगे कि जिसका आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयत। मतलब अगर हम 5 है तो मेरे सामने वाले भी 5, अगर ये 4 है तो इसके सामने वाले भी 4। यानी लंबाई अगर 5 है तो वहां भी लंबाई डबल साइड होता है ना दोस्तों। जैसे यहां देखो, ये लंबाई है, ये भी लंबाई है। अगर ये 100 मीटर है तो ऊपर भी 100 ही मीटर होगा। अगर ये 80 मीटर चौड़ाई है तो इधर भी 80 मीटर होगा। तो आप अपने रूम में जाओ, रूम में देखो कि आपका जो रूम बना हुआ है आयताकार है कि वर्गाकार है। आयत किसको बोलेंगे? जिसका आमने सामने लंबाई बराबर हो, चौड़ाई बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे आयत। क्या बोलेंगे दोस्तों? आयत। अब जैसे यहाँ 100 मीटर है तो यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ 100 मीटर है दोस्तों, तो आमने सामने की भुजा बराबर ही होगी। अगर यहां 100 मीटर है तो ऊपर भी 100 ही मीटर होगा। अगर इधर 80 मीटर है तो इधर भी 80 ही मीटर होगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब कैसे निकालोगे आयत का क्षेत्रफल? अब आयत का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला याद है? झट से बना दोगे। ठीक है, फॉर्मूला याद है एकदम, झट से बना दोगे। देखो कैसे दोस्तों, जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। मतलब जितना लंबाई रहेगा, जितना चौड़ाई रहेगा, दोनों को आपस में गुना कर देना है दोस्तों। और जो गुना करके आएगा वही आपका क्या निकल जाएगा? आयत का क्षेत्रफल। अब जैसे देखिए प्रश्न क्या है, आपका लंबाई कितना दिया गया है? 100 मीटर।
चौड़ाई कितना दिया गया 80 मीटर। और इस प्रकार का जो चित्र होता है दोस्तों आयत का होता है। लंबाई देखिए ये जितना ऊपर है उतना नीचे है, लंबाई लंबाई बराबर हुआ, आमने सामने की भुजा बराबर हुआ। चौड़ाई जितना है चौड़ाई उतना ही रहेगा, आमने सामने की फिर भुजा बराबर हो गया। तो यही आयत का पहचान है। अब ये तो आप नहीं कह सकते 100 इधर है तो 100 इधर भी है, तो गलत हो जाएगा ना। आयत का लंबाई कुछ होगा चौड़ाई कुछ होगा, बट लंबाई लंबाई बराबर चौड़ाई चौड़ाई बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर। सही है। अब आयत का लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है। अब आपको पूछ दिया गया आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप, फॉर्मूला याद रखना है। क्वेश्चन भी है यदि आयत की लंबाई 100 मीटर तथा चौड़ाई 80 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का फॉर्मूला याद रखना है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है 100 मीटर, चौड़ाई कितना है 80 मीटर। लंबाई 100 मीटर चौड़ाई 80 मीटर, लंबाई हो गया 100 मीटर, गुना है तो गुना दे देंगे, चौड़ाई है 80 मीटर। अब बताइए 100 को 80 से गुना करिए, एक का पढ़िए 8 बार, 8 हो गया, कितना जीरो हो गया, यहाँ 1 0 1 0 1 0, कितना जीरो हुआ 3 जीरो। अब मीटर मीटर क्या हो गया दोस्तों, कितना मीटर लिखा हुआ है 2, और पावर आपस में क्या होता है मल्टीपल, जब भी रहेगा तो पावर आपस में ऐड हो जाता है, तो 1 और 1 कितना होता है 2। और ये आपको एकदम ध्यान रखना है दोस्तों, आप क्या पढ़ रहे हो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, एकदम कंफर्म याद रखो। क्षेत्रफल जब भी निकालो हमेशा किस चीज में निकलेगा, स्क्वायर में। अगर आप स्क्वायर नहीं दोगे ना और सिर्फ आप बोलोगे 8000 मीटर तो वहां पर आंसर आपका गलत हो गया। सही है। आपको जब भी अगर क्षेत्रफल कोई भी कहे निकालने के लिए तो हमेशा क्षेत्रफल स्क्वायर में निकलता है, और आयतन जब भी कहे निकालने तो हमेशा क्यूब में निकलता है। ठीक है, इस पे आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो क्षेत्रफल हो गया ये आपका क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये आपका 8000 मीटर स्क्वायर इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकल गया। तो इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे दोस्तों आयत पर। आयत का मान के चलो लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दोनों को गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, तो हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपको आयत से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो फॉर्मूला याद रखना है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 100 मीटर 80 मीटर 8000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर आप नहीं दोगे तो क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा जो भी आप बनाए हो। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में, आयतन हमेशा क्यूब में। क्यों होता है, क्योंकि इसमें लंबाई है और चौड़ाई है। क्षेत्रफल ऐसे भी समझो आप कि जहां पर जिस वस्तु में लंबाई और चौड़ाई रहे तो वहां पे क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई रहे तो क्षेत्रफल निकलता है। लेकिन जिस वस्तु में आप लंबाई भी देख रहे हो चौड़ाई भी देख रहे हो और उसके साथ साथ ऊंचाई भी देखा जा रहा है तो वहां पे आयतन निकलता है। यानी आयतन में 3 यूनिट्स होते हैं, पहला लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आयत के प्रश्न कर लोगे। अब हमारा बात किस पे करना है, वर्ग पर। वर्ग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्क्वायर, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब आप वर्ग को देखो, वर्ग किसको कहेंगे। ठीक है, तो वर्ग उसको कहेंगे दोस्तों जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। अब देखिए सभी भुजाएं आपस में बराबर होने का मतलब क्या है कि अगर लंबाई 5 मीटर तो इधर भी 5 मीटर, अगर लंबाई 5 मीटर है तो चौड़ाई भी 5 मीटर, मतलब सभी भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये 5, ये वाला 5 तो नीचे भी 5, ये वाला 5 तो इधर भी 5, तो सभी भुजा जब आपस में बराबर हो जाता है दोस्तों तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो आयत और वर्ग में यही डिफरेंस है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, बट वर्ग में क्या है ना, वर्ग में क्या होना चाहिए, अगर एक भुजा 2 हो गया तो सब भुजा 2 हो जाएगा, अगर एक भुजा 3 हो गया तो सभी भुजा 3 होगा। लेकिन आयत में ऐसा नहीं है, आयत में आमने सामने देखा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आयत का प्रश्न जब भी आएगा क्षेत्रफल में क्या लगा दोगे आप, लंबाई गुना चौड़ाई। ये सब बेसिक बच्चों के लिए है। और एक खुशखबरी है दोस्तों, जो हमारा खुशखबरी ये है ना कि आप लोग चिंटू को देखना चाहते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे चिंटू को देखना चाहते हैं वो बिल्कुल मिल सकते हैं कल, जो आपका जो होगा इसका हमारा लास्ट जो वीडियो होगा, यानी जो हमारा पार्ट 10 होगा दोस्तों, उसमें हम चिंटू को बुला रहे हैं। उनके गार्जियन जो भेजे थे ना चिंटू को पढ़ने के लिए, अब उनसे पूछेंगे कि चिंटू का कैलकुलेशन कैसा रहा। ठीक है, अब आपको तो 8-9 वीडियो आज मिला करके पूरा हो गया मेरा। थोड़ा सा व्यस्तता का कारण वीडियो जो है दोस्तों थोड़ा सा लेट हम लोग प्रोवाइड आप लोग को कर सके, लेकिन इसमें थोड़ा सा जब काम पड़ जाता है ना दोस्तों तो क्या किया जाता है कि थोड़ा सा जो है आपका एवरीडे का जो रूटीन होता है बिगड़ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम हमेशा क्षमा प्रार्थी हैं। बट आप लोग को है कि कल आपको हम चिंटू से मिलाएंगे और चिंटू से पूछना है कि
उस चिंटू को कितना कैलकुलेशन मजबूत हुआ, पहले से उसमें कितना सुधार है। ठीक है, तो आप लोग चिंटू से तो मिलेंगे ही पार्ट 10 में, लेकिन अभी आप लोग को जब भी आयत का क्षेत्रफल निकालना हो ना, तो आप याद रखना लंबाई गुना चौड़ाई। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन वर्ग अब हम लोग जब जानते हैं तो वर्ग में अगर एक भुजा 2 है तो सभी भुजा 2 होता है, यानी वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होता है, सभी इक्वल होते हैं साइड्स। ठीक है, अब ये ध्यान देना है आप लोग को कि अगर इस वर्ग में कितना भुजा है दोस्तों, 8 मीटर है। कितना है दोस्तों, 8 मीटर, तो सभी भुजा आपस में 8 ही मीटर होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ 2 मीटर लिखेंगे तो सभी भुजा आपस में 2 मीटर होगा। ये सब क्षेत्रफल की बात हो रहा है। तो आप याद रखना कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, यदि वर्ग की एक भुजा 8 मीटर है तो एक भुजा 8 मीटर है तो सब भुजा 8 मीटर होगा। माइंड में कैलकुलेट कर लो आप। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब आपको बता दिया गया था, वर्ग किसको कहेंगे, स्क्वायर को। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला उसी के अनुसार बनाते हैं, स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, यानी वर्ग का जब भी क्षेत्रफल पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, भुजा। और ये सब क्या है, भुजा है, ये भुजा है, भुजा है, भुजा है, भुजा है, सब आपस में क्या है, भुजा है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो साइड है ना उसी को हम लोग हिंदी में भुजा कहते हैं। तो जब भी वर्ग का क्वेश्चन पूछे तो वहां पर आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है दोस्तों, 8 मीटर, तो सभी का तो 8 ही मीटर होगा, तो हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है, 8 मीटर, उसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, आप लोग जानते हैं, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है। देखिए दोस्तों, इसमें भी हमारा क्षेत्रफल किस चीज में आया, स्क्वायर में। तो ये खासियत है उसका कि जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना हो ना तो हमेशा स्क्वायर में ही आता है। तो जब भी वर्ग का क्षेत्रफल पूछे उसका फॉर्मूला भुजा स्क्वायर होता है। जो भी भुजा दिया रहेगा उसका आप स्क्वायर निकाल दो, उसका आपका स्क्वायर निकाल के जो आंसर आएगा वो आपका वर्ग का क्षेत्रफल होगा। जैसे हम आपसे पूछेंगे वर्ग का क्षेत्रफल 2 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 2 मीटर है, तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल पूछिए ना, वर्ग का भुजा 2 मीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो 2 मीटर का स्क्वायर निकाल दो, 2 के स्क्वायर 4 मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर 4 मीटर स्क्वायर। अगर 5 मीटर भुजा है तो 25 मीटर स्क्वायर, अगर 10 मीटर भुजा है तो दादा है कि 100 मीटर स्क्वायर। 30 प्रकार से उसका डायरेक्ट आप स्क्वायर निकाल दोगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, हम आज आपको परिमाप का बात नहीं कर रहे हैं, तरह तरह के फॉर्मूलाज की बात नहीं कर रहे, आज हम आपको सिर्फ क्षेत्रफल सिखाने के लिए आए हैं। क्षेत्रफल किस प्रकार से निकलता है वो आपने जान लिया। ठीक है, तो ये ध्यान दिया दोस्तों कि जब भी वर्ग का भुजा दिया रहे, क्षेत्रफल पूछे तो उसका फॉर्मूला याद रखना है भुजा स्क्वायर, और डायरेक्ट उसका स्क्वायर निकाल देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं वृत्त पर। वृत्त को इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों, सर्कल। क्या कहा जाता है, सर्कल। इसका जो होता है स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, यानी जो वस्तु आपको गोल जैसा दिखे ना, गोल गेंद उंद आप देखे हो तो उसको हम लोग सर्कल बोल सकते हैं, उसको हम लोग वृत्त बोल सकते हैं। तो वृत्त में ये जो होता है ना, ये आपका सेंटर होता है जिसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो लाइनें होती है और वो वृत्त को जो स्पर्श करती है ना उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। इसमें बहुत सारा चीज होता है दोस्तों, व्यास होता है, परिधि होता है, बट उस पर हम आपको चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको क्षेत्रफल बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है दोस्तों, रेडियस होता है जिसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ पर वृत्त दिया गया है, जब आधा भाग रहे तो त्रिज्या, और जब इसको हम इस लाइन को पूरा जब मिला देंगे ना, जब पूरा मिला देंगे तो हमारा व्यास कहलाता है। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, और त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, ये याद रखना है आप लोग को। ठीक है, तो ये यहां से लेकर यहां तक आपका त्रिज्या दिया गया है, जिसको हम लोग किससे डिनोटेट करते हैं, आर से। ठीक है, अब आपको पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, जैसे आयत का क्षेत्रफल पूछा तो आयत का फॉर्मूला यूज हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा तो वर्ग का फॉर्मूला हुआ। उसी प्रकार से जब वृत्त का फॉर्मूला पूछेगा, वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो वृत्त का फॉर्मूला होगा। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग पाई बोलते हैं, ये आर स्क्वायर है। पाई का मान होता है, जब भी आप पाई का मान लो ना तो पाई का मान कितना लेना पड़ेगा आपको, 22/7। ये 22 क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पाई का मान हमेशा मेंसुरेशन में कितना लिया जाता है, 22/7। और जब आपको दशमलव में लेने के लिए कहे तो इसका 3.14 होता है आंसर। पाई का मान किसमें, तो पाई का मान भिन्न में 22/7 होगा, और जब भी अगर आपको दशमलव में पूछे तो पाई का मान हमेशा 3 कितना होता है दोस्तों, 1/4 होता है। 3 कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, ये याद रखना है, ये भी लगभग में होता है, पूरा पाई का मान निकालना संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई का मान आर का पाई आर स्क्वायर यानी पाई का मान आपको 22/7 लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि वृत्त का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दिया, 2 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो दिया गया है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना लेने के लिए कहे थे दोस्तों, 22/7, और आर स्क्वायर है तो आर कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। सही है, अब इसको हम लिख सकते हैं 22/7 और गुना 2 सेंटीमीटर कितना बार है दोस्तों, 2 बार है ना, तो इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर बोलो कितना होगा, 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। क्या आपस में कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्योंकि 7 से 4 डिवाइड नहीं होगा, 4 से 7 नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर वाला को गुना कर देते हैं। 22 कितना हो जाता है दोस्तों, 88 हो जाता है, और नीचे हो जाता है 7, और सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाता है। ये किसका आंसर हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर, वृत्त का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर था
था तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 22/7 से कुछ कटेगा नहीं इसमें, तो सामना सामनी गुना कर देते हैं, तो 22 को 4 से गुना करेंगे 22 × 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसमें खास बात है कि हमेशा क्षेत्रफल जो है दोस्तों, हमेशा क्षेत्रफल किस चीज में आया है, स्क्वायर में, स्क्वायर में, स्क्वायर में। तो यही होता है खास बात होता है बाबू, किसका, क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही आता है आंसर, ठीक है। तो क्षेत्रफल किस चीज में आएगा, स्क्वायर में। आयतन किस चीज में आएगा, क्यूब में। तो आपने क्षेत्रफल निकालना सीखा। अगर आयत का क्षेत्रफल पूछे लंबाई गुना चौड़ाई कर दो, अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल पूछे भुजा स्क्वायर कर दो, अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल पूछे पाई आर स्क्वायर कर दो, जहां पाई का मान 22/7 या 3.14 लिया जाता है। सही है, यहां तो कोई भी प्रॉब्लम। अब हम लोग देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल तो सीख गए, अब हम लोग बात करते हैं कि आप आयतन किस प्रकार से। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग घनाभ के बारे में जानते हैं। तो घनाभ क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल क्या होता है, उसी प्रकार से घनाभ का भी परिभाषा होता है दोस्तों। जैसा मैं इसी के बारे में आपको बताता हूं। मार्कर में मैंने आपको क्या बताया कि जब इसकी बाहरी सतह को आप कलर करते हो, बाहरी सतह को क्या करते हो, कलर करते हो, तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। लेकिन अब आयतन किसको कहेंगे, अब इसके अंदर में, ठीक है, अब इसके अंदर में आप कितना सामान आप हटा सकते हो, ठीक है, इसके अंदर में कितना सामान आप रख सकते हो, वो आपका क्या होगा, आयतन होगा। जैसे समझिए आप रूम में जाओ, अपना रूम में अगर आप दीवार को पेंट करते हो तो आपका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। लेकिन रूम के अंदर आप जितना सामान आप रखे हो, जैसे आप तरह तरह का गोदरेज रखे हो, तरह तरह का कोई वस्तु, चौकी, पलंग हो गया, ये जितना भी वस्तु आप रखते हो ना, वो आपका आयतन होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, आयतन। अब इस कैप का बात करेंगे अगर हम, तो क्षेत्रफल अगर पूछेंगे तो इसका बाहरी सतह कलर कर दीजिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्षेत्रफल। बट आयतन का बात करेंगे तो इसके अंदर में हम कितना चीज डाल सकते हैं दोस्तों, तो ये हमारा क्या होता है, आयतन। हमें कलर किए थे, आप भूल नहीं जाना है, हमें आप कलर किए थे, तो आपने हमें कलर किया था, तो ऊपर ऊपर कलर कर दिया, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। लेकिन इसके अंदर, पेट के अंदर जो हम लोग खाते हैं, जितना चीज रखते हैं ना, ये हमारा सब क्या है, आयतन है। जब टंकी आप देखते हो, कोई टंकी को आप बाहर कलर कर दो, क्षेत्रफल हो गया। टंकी के अंदर आप पानी रखते हो, 1000 लीटर 1500 लीटर जो भी रखते हो, वो आपका होता है क्षेत्रफल, सॉरी आयतन। क्या होता है दोस्तों, आयतन। तो ये आपको याद रखना है। आप आयतन कहाँ बोलोगे, क्षेत्रफल कहाँ बोलोगे। आप घर में रह रहे हो, अभी आप आयतन के अंदर हो, ठीक है। जब आप दीवार के बाहर हो जाओ, ऐसे करके स्पर्श कर दो, तो आप क्षेत्रफल को स्पर्श कर रहे हो। अभी हम आयतन है, फिर हो गए क्षेत्रफल, अभी हम आयतन है, हो गए क्षेत्रफल। तो इतना तो आसान है दोस्तों। तो आयतन किसे कहेंगे, क्षेत्रफल किसे कहेंगे, उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है कि आप किसी भी दीवार को, बाहरी सतह या अंदर वाली सतह, दीवार को अगर आप कलर करते हो, पेंट करते हो, तो क्षेत्रफल होता है। अगर उस रूम के अंदर आप जितना वस्तु आप रखते हो, वो आपका क्या होता है, आयतन होता है। जितना वस्तु, अब जैसे ये आप बोर्ड देख रहे हो, इसका आयतन क्या होगा। अगर इसका क्षेत्रफल पहले पूछेंगे तो इसको कलर कर दीजिए आप, तो क्षेत्रफल हो गया। आयतन किसको कहेंगे, तो जितना ये स्थान देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक छेका हुआ है, तो ये जो पूरा स्थान हो गया ना, ये पूरा क्या हो गया, जितना ये स्थान छेक लेता है, उसको हम आयतन बोलते हैं। तो आप नॉर्मली भाषा में समझिए कि जो वस्तु जितना स्थान छेकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं, इसको वॉल्यूम बोलते हैं। अब आप आयतन के प्रश्न कैसे निकालते हो, तो देखिए यहाँ पे 3 प्रकार का फिगर दिया गया। पहला घन, दूसरा घनाभ, तीसरा गोला, ठीक है। उसमें हमने आपको बताया था क्या, आयत, वर्ग, और फिर उसके बाद आपको क्या बताया था, वृत्त। इसी प्रकार से आप घनाभ, जब 3 डायमेंशन में जाओगे तो घन, घनाभ और स्फीयर के बारे में पढ़ोगे। तो इसमें हम लोग आयतन कैसे निकालेंगे, वो आयतन हमेशा किस चीज में होता है दोस्तों, क्यूब में होता है। तो ये घन होता है, घनाभ से ये छोटा होता है घन, ये है घनाभ और ये है गोला। तो घन का कैसे आप निकालोगे आयतन, घन का आयतन कैसे निकालोगे समझो। तो ये देखिए, एक घन है, घन का भुजा है कितना मीटर, 4 मीटर। अब आपको घन का क्या निकालना है दोस्तों, आयतन निकालना है। तो आपको देखिए क्वेश्चन क्या है, घन की एक भुजा अगर 4 मीटर है तो घन का आयतन क्या होगा। अगर ये घन की भुजा 4 मीटर है ना, तो याद रखना घन में वर्ग वाला हल है दोस्तों। ये 4 मीटर है तो सभी कितना होंगे, 4 मीटर होंगे। तो ये घन का हो गया। तो घन का अगर एक भुजा 4 मीटर है तो आयतन क्या होता है, फॉर्मूला भुजा क्यू। अब भुजा कितना है, 4 मीटर, उसका हम लोग कर देंगे क्यू। मतलब हम लोग क्षेत्रफल में स्क्वायर करते थे ना, आयतन में क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब कितना होगा दोस्तों, तो 4 मीटर कितना बार लिखा हुआ है, 3 बार। तो 4 मीटर को 3 बार गुना कर देंगे, 4 मीटर गुना 4 मीटर गुना 4 मीटर, 4 चौ 16, 16 चौ 64, हमारा आंसर 64 हो गया। मीटर कितना है दोस्तों, सबके पावर में एक छिपा हुआ रहता है। तो आपको बताया गया था कि गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो मीटर 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 कितना मीटर, तो मीटर क्यूब हमारा हो गया आंसर। मैंने क्या आपको बताया दोस्तों कि हमेशा आयतन क्यूब में आता है, जैसा कि आ चुका है।
ठीक है। तो आयतन निकालने में प्रॉब्लम नहीं, जिस प्रकार से आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखते हो ना, उसी प्रकार से आपको आयतन का फॉर्मूला याद रखना है। जब हम लोग घन का आयतन निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, जो भी भुजा दिया रहेगा उसमें हम लोग क्यूब निकाल देंगे और जो आपका आंसर होगा वो होगा घन का आयतन हो जाएगा। सही है। उसी प्रकार से घनाभ देखते हैं दोस्तों। घनाभ में कौन लंबाई है, कौन चौड़ाई है, कौन ऊंचाई है, इसके बारे में जानते हैं। लंबाई है 6 मीटर, ये हो गया लंबाई, और ये जो हो गया दोस्तों क्या हुआ, चौड़ाई। अगर इधर चौड़ाई 2 मीटर है तो ये भी आपका 2 ही मीटर होगा। अगर ये आपका लंबाई 6 मीटर है तो ऊपर भी 6 ही मीटर होगा। ऊंचाई अगर 5 मीटर है तो इधर भी 5 मीटर ही होगा। तो आप एक चीज और समझो दोस्तों कि जब भी आयतन का बात हो ना तो 3 चीज निकलता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। क्षेत्रफल में बात हो तो 2 ही आपको दिया रहेगा दिशा, लंबाई और चौड़ाई का। बट आप जब आयतन निकालने जाओगे तो वहां पर लंबाई चौड़ाई के साथ साथ क्या दिखेगा, ऊंचाई। अगर आपको कमरे का आयतन निकालना है मतलब कमरा घनाभाकार होगा तो लंबाई भी देखना है, लंबाई भी देखना है, चौड़ाई भी देखना है और ऊंचाई भी देखना है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल समझ सकते हो। तो देखिए क्या है कि लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया, ऊंचाई। तो इसी प्रकार से प्रश्न क्या होगा, एक घनाभ की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर। लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो बस फॉर्मूला ध्यान रखना है आप लोग को। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों घनाभ का आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितना है 6 मीटर, हम लोग दे देंगे 6 मीटर, गुना है तो गुना दे देंगे। चौड़ाई कितना है 2 मीटर, दे देंगे 2 मीटर। ऊंचाई कितना है दोस्तों 5 मीटर, तो 5 मीटर भी लिख देंगे। अब सबको गुना करने आता है, 6 दूना 12, 12 25 60, तो 12 25 60 हो गया। मीटर मीटर मीटर, कितना मीटर हो गया, मीटर क्यूब हो गया। ये आपका हो गया आंसर। फिर हमारा आयतन क्यूब में आ गया। तो मैं तो आपको पहले ही बता दिया कि हमेशा आयतन क्यूब में ही होगा। अगर आप क्यूब में नहीं लाओगे ना तो आपका आयतन गलत हो जाएगा। तो ठीक है, तो घनाभ आपने सीख गया। घनाभ में जो भी आपको दिया रहे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको आपस में गुना कर दीजिए, वो घनाभ का क्या होगा, आयतन होगा। ठीक है, तो घनाभ का आयतन निकालना सीख गए आप, घन का आयतन निकालना सीख गए आप। घन का आयतन भुजा क्यू, डायरेक्ट आप उसका क्यू कर दीजिए, निकल जाएगा। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। जब भी घनाभ का प्रश्न हो तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहेगा। ठीक है, तो उसमें आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर दीजिए और जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा घनाभ का आयतन। अब देखिए दोस्तों, गोला, गोला को स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग वृत्त पढ़े थे, ये आपका क्या है, गोला है। गोला में भी वही चीज रहेगा दोस्तों। आर बराबर दिया गया है क्या, 21 सेंटीमीटर। कितना दिया गया दोस्तों, 21 सेंटीमीटर। अब आपको गोला का निकालना है आयतन। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। जैसा मैंने आपको बताया था कि पाई का मान 22/7 होता है, तो वो आपको लेना है। तो किस प्रकार से लेंगे, देखिए 4/3 है, 4/3 लिखना है। याद रखना है जो जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है ना सब याद रखना है। पाई का मान कितना होता है दोस्तों, 22/7 होता है। ठीक है, आर का मान कितना है, तो आर कितना दे, 21, तो 21 सेंटीमीटर का क्यू हो जाएगा। तो 21 सेंटीमीटर का हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्यू लिख देंगे। लिख दिए। अब इसको खोलिए बढ़िया से, तो 4 कितना होगा, 3 होगा। पाई 4/3 गुना कितना होगा, 22 कितना होगा, 7 होगा। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, 21 का क्यू है तो 21 गुना 21 गुना 21 कर सकते हैं। तो 21 गुना सेंटीमीटर तो बाद में रख देंगे। 21 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 गुना 21 हो जाएगा। 21 को हमने कितना बार लिख दिया, 3 बार लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 21 21 21 3 बार इसलिए लिखा गया क्योंकि ये क्या है दोस्तों, क्यूब है। ठीक है, तो 4/3 22/7, आर कितना दिया गया है 21, तो 21 गुना 21 गुना 21, क्योंकि क्वेश्चन में है ना कि गोला का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो गोला का आयतन निकालना है। अब क्या करेंगे, जो कटेगा काटो, 7 को काटो, 7 कितना कट जाएगा 21, 3 से 3 कट जाएगा। और कुछ कटेगा दोस्तों, अब तो कुछ नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको नॉर्मली गुना कर देंगे। कितना होगा, 4 गुना 22, फिर गुना कितना होगा, 21 गुना 21। ठीक है, 21 गुना 21। अब इसको जो भी आंसर आएगा गुना करके वो आपका सेंटीमीटर क्यू आंसर हो जाएगा। 22 चौ कितना हो गया दोस्तों, 88 हो गया। 21 का क्यू 441 होता है। ठीक है, अब इसको आप बढ़िया से गुना करिए, कितना आएगा, तो चलिए गुना करके हम लोग देख लेते हैं। 441 में 88 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 8 को पढ़ेंगे हम लोग कितना बार, एक बार, तो 8 एकम 8, 8 चौ 32 के 2 हाथ में 3, 8 चौ 32, 33 34 35। ठीक है, फिर उसी प्रकार से जितना ऊपर किया वही चीज आएगा दोस्तों। ठीक है, वही चीज आएगा क्योंकि दोनों सेम है। 8 है तो 8, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 5 2 5 2 7 7 1 8, 5 3 8 3 के 3, यानी हमारा राइट आंसर कितना होगा 38, फिर 38 यानी 8 0 8, 38 80 8, 38 80 8 सेंटीमीटर क्यू आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका गोला का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना हो गया दोस्तों, 38 80 0 38 80 8 हो गया ना, 38 80 8 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका गोला का आयतन होगा। तो इस प्रकार से आप गोला का आयतन निकाल सकते हो। ठीक है, गोला का आयतन कोई भारी चीज़ है नहीं दोस्तों, फॉर्मूला याद रखना चाहिए आप लोग को। अगर क्षेत्रफल आप पढ़ रहे हो, आयतन पढ़ रहे हो, मैं तो आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ ना, बेसिक आप किस प्रकार से निकालो, मतलब जो बच्चे को बिल्कुल क्षेत्रफल आयतन नहीं पता है ना, वो पहली बार निकाल रहे हैं, उसके लिए ये है। अगर हम आपको पूरा बताते, सोचने वाली बात है, आयतन से अगर पूरा बताते तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते, एकदम कंपटीशन लेवल तक आपको मैं बताता। ठीक है, लेकिन अभी तो बच्चे जिसको सीखना है, मैथ
में वो जानते हैं कि हाँ क्षेत्रफल सुने हैं, आयतन सुने हैं, वो क्या होता है, बस उससे उसका जो है ना एक झलक मैं आपको बस दिखा रहा हूँ बेसिक मैथ में, और कुछ नहीं। भी पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए दोस्तों, ठीक है, बहुत पढ़ने के लिए है, ठीक है। तो आप लोग क्षेत्रफल सीख गए, आयतन मैंने आपको बता दिया, आयतन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। अब हम जो है ना दोस्तों आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार से लॉस एंड प्रॉफिट का क्वेश्चन सोल्व कर। अब देखिए बच्चों, लाभ और हानि का प्रश्न आप किस प्रकार से सोल्व करोगे। तो जो बच्चे को बिल्कुल लाभ और हानि का प्रश्न सोल्व करना नहीं आता है, बिल्कुल अंत तक बने रहे। मैं आपको पहले ही बताया हूं ना कि अंत तक बने रहे, मैं आपको पूरा सिखा करके भेजूंगा दोस्तों, ठीक है। लाभ और हानि का देखिए प्रश्न किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा ना कि लाभ और हानि में नया नया टॉपिक है दोस्तों। सबसे पहले क्या है, क्रय मूल, विक्रय मूल, लाभ हानि, ये कब होता है, तो आप एकदम बारीकी से पहले सुनो, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात कि लाभ और हानि में पहला चीज आता है क्रय मूल। क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल। क्रय मूल को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। यानी जब किसी वस्तु को आप खरीदते हो, क्या करते हो, खरीदते हो, तो वो क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है, मतलब क्रय मूल्य कहलाता है। मान के चलो हम बाजार गए, बाजार से एक मार्कर खरीदे 30 रुपया में, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, 30 रुपया होगा, ठीक है। तो जब किसी वस्तु को आप खरीदने जाते हो तो आप क्या करने जाते हो, क्रय मूल्य करने जाते हो। क्रय मतलब होता ही है दोस्तों खरीदना। तो जब किसी वस्तु को खरीदते हो तो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। जब किसी वस्तु को खरीदते हो तो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। एकदम भेसा में हटा के रखो आप। फिर उसके बाद क्रय मूल्य के बड़का भाई है विक्रय मूल्य। विक्रय मतलब क्या होता है, बिक्री करना। बिक्री मतलब बेचना। जब आप किसी चीज को बिक्री करते हो, जितना में आप खरीदे उससे आप ज्यादा में बेच दिए या कम में बेच दिए, तो जो करते हो ना वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपने सीख गया, क्रय मूल्य किसे कहते हैं आप जान गए। उसके बाद विक्रय मूल्य, जब किसी वस्तु को बेचते हो तो वो विक्रय मूल्य कहलाता है, जब किसी वस्तु को खरीदते हो तो क्रय मूल्य कहलाता है। एकदम ये जो है ना पूरा का पूरा जो कंफ्यूजन है एकदम दूर कर लीजिए कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य जब खरीदना होता है तो क्रय मूल्य, बेचना होता है तो विक्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो आप सीख गए। अब लाभ कब होगा, तो आप तो होशियार बच्चे हैं ही। सबसे पहले क्या है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको पता हो गया। अब लाभ करना है तो मान के चलो इस वस्तु को हम 30 रुपया में खरीदे थे, अब इसको हम कितना में बेचे कि हमको लाभ होगा, तो हमको 30 रुपया से प्लस करके ही बेचना पड़ेगा ना। जैसे अब 30 में तो हम खरीद लिए, अब 30 से हमको क्या करना है ना कि हमको लाभ करना है, तो 30 रुपया से आपको प्लस करना पड़ेगा। अब 30 में खरीदें तो हम इसको मान के चलो 50 में बेचेंगे, 40 में बेचेंगे, 60 में बेचेंगे। मतलब कि अगर हम इसको 30 से ज़्यादा बेचेंगे तभी हमको लाभ होगा। लेकिन अगर 30 में खरीदे और उसको हम कम में अगर बेच देते तो हमें क्या हो जाता है दोस्तों, हानि हो जाता है, ठीक है। तो लॉस किस प्रकार से होगा, कब लॉस होगा, कब आपको प्रॉफिट होगा, ये आप एकदम जान लीजिए। जब किसी वस्तु को आप खरीदोगे और उससे आप ज़्यादा रुपये में बेचोगे तो आपको लाभ होगा। आप खरीदे 500 में, बेच दिए 700 में, लाभ हुआ। आप खरीदे 300 में, बेच दिए 800 में, लाभ हुआ। अगर आप खरीदे 200 रुपया में, बेच दिया 1800 रुपया में, तो बहुत लाभ हो गया, ठीक है। हानि कब होगा, जब आप जितना में खरीदते हो और उससे कम में बेच देते हो तो वहाँ हानि हो जाता है। जब आप जितना में खरीदे और उससे आप कम में बेच दिए ना तो क्या हो गया, हानि हो गया। हम खरीदे इसको 50 रुपया में और बेच दिए 20 रुपया में, तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा ना। तो हानि कहाँ होगा, जब आपका विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य क्या हो, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य क्या हो, ज़्यादा हो जाए, ठीक है दोस्तों। यानी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो याद रखना कि लाभ कब होगा, जब आपका क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो गया तो हानि होगा। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अगर ज्यादा हो लाभ होगा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अगर कम गया तो हानि हो जाएगा। तो लाभ हानि में कोई प्रॉब्लम, जितना में खरीदो उतना से ज्यादा में बेचो लाभ, जितना में खरीदो उससे कम में बेचो हानि। क्रय मूल्य क्या है, जब आप खरीदते हो, क्रय मूल्य बेचते हो, विक्रय मूल्य। अब देखिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों, लाभ जब भी निकालने के लिए कहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना होता है। मतलब जितना में हम बेचेंगे और जितना में हम खरीदेंगे, जितना में हम बेचें उससे हम लोग क्या करेंगे, जितना में खरीदेंगे उसको हम लोग घटा देंगे। बात के मतलब इसको हम खरीदे 30 रुपया में, बेचे 50 रुपया में, तो बताइए बेचे कितना, बेचे मतलब विक्रय मूल्य, तो बेचे इसको कितना, 50 रुपया में। क्रय मूल्य खरीदे थे कितना में, 30 रुपया में, तो 25 में से 30 घटा दीजिए तो कितना आ गया, 20, यानी 20 रुपया हमको क्या हो गया, लाभ हो गया। सही है। अगर हम इसको खरीदेंगे 800 रुपया में, बेच दिए आपको, मान के चलो खरीदे थे हम 800 रुपया में, अब बेच दिए 1500 रुपया में, बताइए 800 में खरीदे 1500 में बेचे, कितना का लाभ हो गया दोस्तों, तो 1500 में से 800 घटा दीजिए, 700 का लाभ हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से जब हानि का रहेगा ना तो हानि क्या करेंगे, जितना में खरीदे उससे कम में बेच दिए तो हमको हानि हो जाएगा। खरीदे 50, बेच दिए इसको हम 30 में, तो हमको क्या होगा, हानि होगा। खरीदे 50 मतलब क्रय मूल्य, अब बेचे 30 मतलब विक्रय मूल्य, 50 में से 30 घटा दीजिए, कितना हुआ, 20, मतलब यहाँ 20 रुपया का क्या हो गया, हानि हो गया। तो इसको आप नॉर्मल एकदम क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। कोई भारी चीज लाभ हानि नहीं, बस कॉन्सेप्ट आपका क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अगर लाभ हानि का कॉन्सेप्ट मजबूत है तो लाभ हानि में आपको दिक्कत नहीं होगा।
सही है। अब देखिए क्या है, क्रय मूल्य बराबर, जब आपको विक्रय मूल्य माइनस लाभ, मतलब क्रय मूल्य अगर आपको पूछ दिया जाए और आपको कहेगा कि आप किसी वस्तु को इतना रुपया में, मान के चलो आप किसी वस्तु को 20 रुपया में बेचे तो आपको 10 रुपया का लाभ हुआ, ठीक है। आप किसी वस्तु को 20 रुपया में बेचे तो 10 रुपया का लाभ हुआ, तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या है। तो आप उस वस्तु को कितना में खरीदे थे, बेचे 20 में, लाभ हो गया 10 रुपया, तो बताइए कि आप उस वस्तु को कितना में खरीदे थे। तो बेचना मतलब 50 रुपया में बेचे, लाभ हुआ 10 रुपया, 50 में से 10 घटा दीजिए 40, मतलब हम उसको 40 रुपया में क्या किए थे, खरीदे थे, तभी तो 50 में बेचे, तो हमको 10 रुपया का क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे सभी क्वेश्चन है दोस्तों। अब अगला क्या कहेगा कि आप जब आपको क्रय मूल्य पूछ दिया जाए और आप किसी वस्तु को बेचे और आपको हानि हो गया, तो हानि प्लस में हो जाता है, लाभ आपको माइनस में हो जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य प्लस क्या है दोस्तों, हानि। जब किसी वस्तु को आप जितना में बेचे, मान के चलो आप किसी वस्तु को 50 रुपया में बेच दिए, ठीक है, तो आपको हानि हो गया 10 रुपया का, ठीक है। तो आप उसका क्रय मूल्य क्या निकालोगे, सीपी क्या निकालोगे, तो उसमें 50 में 10 जोड़ दोगे तो कितना होगा 60, तो 60 में खरीदे थे, बेच दिए 50 रुपया का, तो कितना हो गया 10 रुपया का हानि हो गया। समझ में आया। उसी प्रकार से जब आपको लाभ प्रतिशत निकालने कहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य और ये लास्ट में प्रतिशत। उसी प्रकार से जब हानि प्रतिशत भी कहेगा ना तो कुछ नहीं करना है, लाभ की जगह खाली हानि हो जाएगा, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य और फिर उसके बाद प्रतिशत। ये कब कहेगा, जब आप किसी वस्तु को आप क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो। आप किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीदे तो आपको 10% का लाभ हुआ, यानी आप 10 रुपया का लाभ हुआ, ऐसे भी बोल सकते हो। आप किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीदते हो तो 10 रुपया का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालिए, अब उसको परसेंटेज में निकालिए कि आपको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है। सही है। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपको फॉर्मूला तो समझ में आ गया, अब क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, यदि कोई वस्तु 50 रुपया में खरीदा जाए, ठीक है, तो हमारा 50 रुपया में खरीदा जाए तो ये क्या है, क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा आपको। जब किसी वस्तु को खरीदा जाए तो खरीदने की प्रवृत्ति की क्या होती है दोस्तों, क्रय मूल्य होती है या विक्रय मूल्य होती है, बताइए। तो वहां पर खरीदने की प्रवृत्ति क्या होती है, क्रय मूल्य होती है। तो हमारा क्रय मूल्य 50 रुपया हो गया, ठीक है। उसे 70 रुपया में बेचा जाए तो विक्रय मूल्य 70 रुपया हो गया। तो पूछा क्या, लाभ हानि, ऐसे ही पता चलता है ना, ऐसे ही पता चल रहा है। 50 रुपया में खरीदे, 70 रुपया में बेचे तो हमको लाभ ही होगा ना, हानि तो कभी होगा नहीं। तो इसका बताइए लाभ का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, वहां पर फॉर्मूला लगाना है, लाभ बराबर क्या होगा फॉर्मूला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा, क्रय मूल्य। इसको हम लोग विक्रय मूल्य को एसपी भी बोलते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को सीपी भी बोलते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब हम बताइए बेचे कितना में, 70 में, और खरीदे थे कितना, 50 में। 70 में से 50 घटाइए, 20 रुपया का हमको क्या हो गया, लाभ हो गया। समझ में आया। तो यही चीज है दोस्तों, लाभ और हानि को हार्ड टॉपिक ने, फॉर्मूला याद रखो, बन जाएगा। आप किसी वस्तु को 50 रुपया में खरीदते हो, बेचते हो 70 में, तो 50 में खरीदे 70 में बेच दिए। आपसे होशियार कोई है, बिल्कुल नहीं है। 50 में खरीदते हो, 70 में बेच देते हो। हम तो 50 में खरीदते हैं, हमको 50 नहीं देता है कोई, सोचने वाली बात है। आप 70 में बेच रहे हो, आप तो होशियार हो इसमें। तो यही तो लाभ हानि का जब आप टॉपिक पढ़ोगे तभी तो आप आने वाले समय में रुपया कमा सकते हो, ठीक है, कि आप खरीदे कितनों में, बेच रहे हैं कितनों में। तो यही तो है मार्केटिंग। अगर आप मार्केट में जाओगे कोई सामान, कोई प्रोडक्ट करने के लिए, तो होता है ना नाप तोल सामान वगैरह, आप नहीं देखते हो, कपड़ा वगैरह आप खरीदने जाते हो तो आपको बोल रहा है 800 और आपको दे देता है ला करके 100 रुपया में, 200 रुपया में। आपको कोई शॉप में आप कपड़ा खरीदने के लिए गए और आपको कह दिया कि 1500 रुपया का वो कपड़ा है, ठीक है, 1500 का है मैम। अब वो कपड़ा आप कहें कि 1500 नहीं देंगे, हम 300 देंगे, ठीक है। 1500 वाला सामान आपको 300 में दुकानदार देने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो यही चीज़ तो है लाभ और हानि, कि वो खरीदा होगा उससे भी कम में, तभी तो आपको 300 रुपया में, कोई तो घाटा सहेगा नहीं, वही चीज़ है ना। तो यहाँ पर 50 रुपया में खरीदे, 70 में बेचे, तो यहाँ क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ का फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एसपी हमारा 70 हो गया और सीपी हमारा 50 हो गया। 70 में से 50 गया 20, मतलब हमको 20 रुपया का क्या हो गया, लाभ हो गया। सही है। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। जब कोई वस्तु को 500 रुपया में बेचते हैं तो 200 का लाभ होता है। 500 रुपया में बेचने पर हमें क्या होता है, 200 का लाभ होता है, ठीक है। तो हमको क्रय मूल्य पूछा है, तो 500 रुपया में बेचे और 200 का लाभ हुआ, यानी मतलब बेचने वाला विक्रय मूल्य और हमको लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य और ये लाभ, यही दोनों संपर्क बनेगा ना फॉर्मूला का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेच रहे हैं, हमको लाभ भी हो रहा है, तो बेच रहे हैं, लाभ भी हो रहा है, तो पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होगा क्रय मूल्य का फॉर्मूला दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य माइनस लाभ, क्रय मूल्य को हम सीपी बोल सकते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी बोल सकते हैं, और लाभ यानी क्या हो गया, प्रॉफिट। सही है। अब बताइए एसपी हमारा कितना है दोस्तों, तो एसपी हम कितना में इसको क्या किए हैं, बेचे हैं। तो कितना में बेचे हैं, 500 रुपया में, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ, 200 रुपया का। तो हमें बताइए 500 में से 200 घटा दीजिए, कितना प्राप्त हो जाता है, 300 रुपया। मतलब इससे हमको पता चल गया कि 300 रुपया में हम खरीदे थे, बेचे थे 500 रुपया में, तो हमको 200 रुपया का क्या हुआ था, लाभ हुआ था। तो इस प्रकार से आप प्रश्न कर सकते हो। फॉर्मूला याद रखो, कोई भी प्रश्न आएगा आप कर सकते हो, कोई भारी चीज है नहीं दोस्तों, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी वस्तु को आप 50 रुपया में खरीदते हो तो 10 रुपया का लाभ हो जाता है। तो अब यहाँ लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, फॉर्मूला तो वही होगा, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम सीपी बोलते हैं, ठीक है, और ये बाद में क्या होगा, परसेंट होगा,
ठीक है। अब बताइए लाभ प्रतिशत पूछा, 50 रुपया में खरीदने पर 10 रुपया का लाभ होता है, लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत आपको खड़ा निकालने के लिए। बताइए लाभ प्रतिशत अगर निकालेंगे तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा, लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य। बताइए लाभ कै रुपया का हुआ, 10 रुपया का गुना 100 और क्रयमूल्य बताइए, क्रयमूल्य मतलब जितना में खरीदे थे, कितना में खरीदे थे 50 रुपया में, 50 और लास्ट में प्रतिशत लगाना है। बताइए काटिए, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10 कट गया, 2 को 10 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 20 और प्रतिशत है तो प्रतिशत, मतलब कि आप जब भी किसी वस्तु को 50 रुपया में खरीदते हो तो आपको 10 रुपया का लाभ होता है, मतलब कितना 20% का आपको लाभ हुआ। अगर उसको आप प्रतिशत में निकालोगे तब, ठीक है। तो आप कितना में खरीदे थे 50 रुपया में, तो 50 रुपया में खरीदने पर आपको कितना का लाभ हो गया 10 रुपया का लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया, तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना हो गया 20%। यानी हम कह सकते हैं कि हम वस्तु को जो खरीदे थे 50 रुपया में, हमें 10 रुपया का लाभ हुआ, तो मतलब हमको कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो हमें 20% का लाभ हुआ। तो इस प्रकार से लाभ और हानि का प्रश्न आप कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको लाभ और हानि का प्रश्न समझ में आया होगा। लाभ और हानि कोई भारी चीज़ नहीं, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य लाभ हानि क्या होता है बस इसके बारे में आप जानिए, बाकी आपको फॉर्मूला सब रास्ता बता देगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल लाभ और हानि आपका क्लियर हो चुका, बेसिक लाभ और हानि। और ऐसे तो हम आपको लाएंगे तरह तरह का वीडियो लॉस एंड प्रॉफिट पर 10 दिन 12 दिन एकदम कॉम्पिटिटिव तक लाएंगे दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस प्रकार से पूछा जाता है ना, उस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे यहाँ पे भी, ठीक है। तो लाभ और हानि आपको क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग जो है ना एक नया टॉपिक मतलब टाइम एंड वर्क के बारे में। अब देखिए बच्चों, टाइम एंड वर्क का प्रश्न आप किस प्रकार से सोल्व करते हो। टाइम एंड वर्क में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इस प्रकार से पूछेगा कि अगर कोई मजदूर किसी काम को 10 दिन में करता है, यानी अगर कोई मजदूर जो है, अगर कोई एक मजदूर किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और दूसरा मजदूर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर देता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को अगर करेंगे तो कितना दिन में पूरा होगा। तो ऐसा प्रश्न आप सोल्व करते हो टाइम एंड वर्क में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे अगर ए है कोई व्यक्ति का नाम, बी है कोई व्यक्ति का नाम, सही है। अब ए जो है कोई काम आपको 20 दिन में ये खत्म कर देता है, कितना दिन में दोस्तों 20 दिन में ये खत्म कर देता है। कॉन्सेप्ट आप समझते चलो कि अगर ए जो है कोई काम 20 दिन में पूरा खत्म कर देता है और बी जो है उसी काम को 10 दिन में खत्म कर देता है, ठीक है। एक काम को ए जो है 20 दिन में खत्म किया, बी जो है उसी काम को 10 दिन में खत्म कर दिया। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि अगर ये दोनों मिल जाता है, दोनों क्या हो गया मिल गया, तो वह काम कितना दिन में पूरा होगा, ठीक है। ए जो है किसी काम को 10 दिन में खत्म किया, बी जो है उसी काम को क्या करता है, ए जो है उस काम को 20 दिन में खत्म किया और बी जो है उसी काम को 10 दिन में खत्म करता है। तो अगर दोनों मिल जाता है दोस्तों, दोनों मजदूर एक साथ हो जाते हैं, तो वह काम कितना दिन में खत्म होगा। यही ऐसा प्रश्न टाइम एंड वर्क का होता है। टाइम मतलब क्या होता है दोस्तों, समय। जब भी कोई काम कितने दिनों में किया जाता है, जब भी कोई काम करने में कोई ना कोई समय लगता है ना, वही आपका टाइम एंड वर्क। इसमें आपको क्या करना है, काम और समय ये आपको देखना है। आप काम करो, आप काम समय देखेंगे कि आप कितना समय लेते हो उस काम को करने में। तो यहाँ ए मजदूर जो है एक काम को 20 दिन में किया, बी मजदूर जो है उसी काम को 10 दिन में करता है। तो अगर जब दोनों मिल जाएगा दोस्तों, अगर ये क्या करता है दोनों मिल जाता है, तो उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है ए बी और बटा ए प्लस बी। मतलब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों मजदूर का जो है ना ए और ये बी, ठीक है, तो ए और बी को आपस में गुना करते हैं। तो 20 गुना कितना होता है 10 दोस्तों। सबसे पहले जितना दिन में ए काम को खत्म किया, ठीक है, जितना दिन में क्या किया दोस्तों, ए काम को खत्म किया, उसको हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम नीचे क्या करेंगे ना, दोनों को जोड़ देंगे। 20 और 10 कितना होगा 30, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से तो कुछ कटेगा नहीं, तो हमारा 20 बटा कितना होगा दोस्तों 3 होगा। यानी 20 बटा 3 दिनों में यह मजदूर इस काम को पूरा खत्म कर देगा। 20 बटा 3 दिन में इसको अगर आप चाहोगे तो आप कितना कर सकते हो, 3 छक 18, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 3.2 बटा 6, 3 छक 18 2 20, यानी 3 सॉरी, इसको अगर आप निकालोगे ना 3 से 20 में आप भागा लगाना आपको पड़ेगा। मैं आपको डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। 3 छक 18 हो गया, यहाँ 2 बच गया, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे कितना बोलेंगे बताइए, ये 3.2 बटा 6 ऐसे बोलेंगे या 6.2 बटा 3 इस प्रकार से बोलेंगे। देखिए जब टाइम एंड वर्क का प्रश्न आता है दोस्तों, तो उसको हम लोग पूर्णांक में भी रखते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए इसको हम लोग बोलेंगे, जैसे यहाँ 20 बटा कितना है दोस्तों 3 तो हर हालत में नीचे आएगा ही, ये तो आपको ध्यान देना है। 3 जो है हर हालत में क्या आएगा दोस्तों, नीचे आएगा। यहाँ पे हो जाता है 6.2 बटा 3, 6 इधर आ जाएगा, 2 ऊपर जो नीचे वाला संख्या है ऊपर चल जाएगा, और ये 3 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। इतना दिन में ये मजदूर काम कर देगा। 6.2 बटा 3, 6 3 18 2 20, 20 बटा 3 आपका आंसर। तो जब भी अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि ए मजदूर किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी मजदूर उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, जब दोनों मिलेगा तो उस काम को वो कितना दिन में लगाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला
फार्मूला लगाते हैं AB बटा A प्लस बी, दोनों को एक बार गुना और दोनों का एक बार जोड़। अब दोनों को गुना किए तो 20 गुना 10 हो गया, बटा 20 और 10 30 हो गया, 0 से 0 कट गया, कटेगा तो नहीं, तो 20 बटा 3 दिन में सही है, या इसको पूर्णांक में बदल दो तो भागा लगाने आपको आता है, उस प्रकार से आप कर सकते हो। अब एक प्रश्न और देखते हैं इसी प्रकार का। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि रमेश जो है किसी काम को 75 दिन में पूरा करता है, ठीक है, रमेश किसी काम को कितना दिन में पूरा करता है दोस्तों, 75 दिन में, और महेश जो है उसी काम को वो 25 दिन में पूरा करता है, कितना, 25 दिन में। तो अगर रमेश और महेश जब दोनों मिल जाते हैं, रमेश और महेश जब दोनों मिल जाएंगे तो वो काम कितना दिनों में पूरा होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो रमेश किसी काम को 75 दिन में पूरा किया, महेश उसी काम को 25 दिन में पूरा किया, तो जब दोनों साथ में होंगे ना दोस्तों, दोनों जब साथ में होंगे तो वह काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए कि जब दोनों साथ में होंगे तो हम लोग क्या करते थे, AB बटा A प्लस बी, तो AB का मतलब दोनों को गुना और एक बार दोनों का जोड़। इसका आंसर क्या होगा, 75 गुना 25 करेंगे और बटा 75 और 25 को जोड़िए, कितना होगा दोस्तों, 100। 75 और 25 जोड़ने पर कितना आ जाता है, 100। 25 100 का कितना कट गया दोस्तों, 100 कट गया। अब तो कटेगा नहीं, यानी इसको हम कह सकते हैं 75 बटा 4 दिनों में ये रमेश और महेश उस काम को पूरा कर देंगे। अगर आप चाहेंगे तो इसको पूर्णांक में आप ला सकते हो। तो इस प्रकार से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। मैं आपको बेसिक बताया हूँ, कोई हाई फाई क्वेश्चन तो बताया नहीं। टाइम एंड वर्क बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। मैं आपको कैसे बेसिक आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, ये मैं आपको बताया हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज हमने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट किया था क्षेत्रफल से, जो आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद दूसरा हम लोग आयतन से, जो आपको समझ में आ गया ही होगा। क्षेत्रफल, आयतन, फिर लाभ और हानि, और लास्ट में हम लोग टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं जहाँ से आप स्टार्ट करते हो वो मैं आपको बताया हूँ, बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दिया हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। और कल हम लोग का जो होगा दोस्तों, इसके बाद वाले जो वीडियो होगा पार्ट 10, वो हमारा पूरा बेसिक मैथ का सबसे लास्ट पोजीशन होगा। और उसमें हम लोग आपको बताए थे ना कि चिंटू भी आने वाला है, तो वो वीडियो देखना मिस ना करें दोस्तों, एकदम देखें, ठीक है। उसमें आप लोग चिंटू से भी पूछेंगे कि हाँ चिंटू बताइए कि आपका कैलकुलेशन अब कैसा हुआ, ठीक है, आप पूछ सकते हो। अब देखिए दोस्तों, तो हमारा पार्ट 9 बिल्कुल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आप लोग का काम है ना दोस्तों, जितना आपको 1 से लेकर के 9 तक हमने बता दिया, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ कभी भी समझ में नहीं आएगा। एकदम कंफर्म समझो आप कि आप, हम बताइए कि आप कहीं भी जाते हो पढ़ने के लिए, ट्यूशन कोचिंग तरह तरह के आप लोग जाते हो, तो बताइए ट्यूशन कोचिंग आप जाते हो, आपको टीचर तो भले सब अच्छे हैं, बिल्कुल सब अच्छे से पढ़ाते हैं, बट आप घर में नहीं पढ़ते हो ना करके। आप ट्यूशन कोचिंग में हर एक तरह तरह का सिलेबस पढ़ लेते हो, घर में लगन अगर आप उलट के उसको नहीं देखते हो, एक बार रिवाइज नहीं करते हो, तो आपको कभी भी कोई भी विषय जो होगा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको कोई भी विषय अगर आपको बरियार करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो सबसे पहले अपने आप को जो है ना ढालो उस क्षेत्र में। अगर मैथ करना है तो मैथ में एकदम लग जाओ, मैथ बनाते रहो, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है हर एक चीज़ में दोस्तों, और उम्मीद मानो कि अगर आप उस काम को अगर करते रहोगे ना, तो आपको हर चीज़ जो है ना आसान लगेगा, ठीक है। अभी मैथ आपको हार्ड लगता होगा, बिल्कुल लगता होगा, आप बचपन से एकदम पढ़े नहीं हो, ठीक है, आप पढ़े नहीं हो। अब अगर आप लगातार पढ़ते, अगर इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हर चीज़ में, तो आपको हर चीज़ अच्छा लगता पढ़ने में, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, मैं यही कहूँगा कि प्रैक्टिस करते रहो। जितना 1 से 9 तक मैंने आपको बता रखा है, हर एक चीज़ का प्रैक्टिस करो। तरह तरह का वीडियो इस चैनल पे आता रहेगा दोस्तों, एकदम लगे रहो इस चैनल में। एकदम अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। देखो वीडियो देखो और उसको एकदम अच्छे से क्या करो, जब भी जो भी वीडियो में जो बताया जाता है ना, एकदम घर में रिवाइज ज़रूर करो, ठीक है। तो हमारा आज पार्ट 9 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों, अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसको क्या करें दोस्तों, शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।